Reincarnation of Cold-Blooded Queen in Novel Episode 1। एक बड़े से बेस जैसी जगह पर एक लगभग 24 साल की लड़की अकेली खड़ी अपने सामने खड़े 200 लोगों को अपनी होठों पर एक डेविल स्माइल लिए देख रही थी। उसका चेहरा चांद की रोशनी और हल्की लाइट में किसी सूरजमुखी की तरह चमक रहा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी एक बार देखकर उसकी खूबसूरती में अपने होश खो सकता था। पर सामने खड़े 200 लोग उस अकेली खड़ी लड़की को डर और घबराहट से देख रहे थे, जैसे वो कोई शैतान हो जो सबकी जान ले लेना चाहती हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है दिशा। तुम्हें आज जो भी मिला है सब मेरे वजह से मिला है, क्या ये बात तुम भूल गई हो? सामने खड़ा 55 साल का आदमी गुस्से और डर से बोला। उसकी बात सुनकर वो लड़की किसी शैतान की तरह हंसने लगी और अपनी गर्दन को अजीब तरह टेढ़ी करके बोली, क्या सच में? क्या तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया? क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? तुम मेरे लिए किसी कुत्ते से कम नहीं हो जो हड्डियों के लिए अपने मालिक को ही काटता है। तुमने ही मेरे मम्मी पापा को मारा था ना, और उनकी रिसर्च पर कब्जा कर लिया था। फिर तुमने मुझ पर भी ड्रग ट्राई किया ताकि मैं तुम्हारे बस में रहूं और तुम्हारे लिए एक पैसा कमाने की मशीन बन जाऊं। तो ये थी हमारी कहानी की बिलियन मतलब फीमेल लीड दिशा कपूर। जब वो 1 साल की थी तभी उसकी मम्मी पापा की डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जो कि किसी और ने नहीं, उसके सामने खड़ा इंसान, उसके डैड का अच्छा दोस्त कहलाने वाला परेश ने करवाया था। क्योंकि दिशा के डैड भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक ऐसा एंटीडोट रिसर्च करके बनाया था जो पैरालिसिस इंसान को ठीक कर सकता था और उनकी वाइटल को भी नॉर्मल करके ऑर्गन को अच्छे से फंक्शनल करवा सकता था, जिस वजह से दिशा के डैड जरूर जल्दी ही फेमस हो जाते। और यही बात परेश को रास नहीं आई और उसने उनकी कार का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें दिशा की मम्मी पापा की मौत हो गई और दिशा अकेली बच गई थी। तब परेश ने खुद को अच्छा दिखाने के लिए उसे अडॉप्ट कर लिया ताकि वो दिशा को यूज कर सके फ्यूचर में पावरफुल बनने के लिए। फिर उसने दिशा के डैड की रिसर्च को दुनिया के सामने लाकर खुद को फेमस कर लिया और जब धीरे धीरे दिशा बड़ी हुई तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा अलग थी। उसकी आईक्यू लेवल सबसे हाई था और उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी। वो जो भी एक बार देख लेती थी उसे आसानी से नहीं भूलती थी। और जब परेश को इस बारे में पता चला तो उसे दिशा किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह लगी। इसलिए उसने उसका दिमाग और ज़्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 4 साल की उम्र में ही उस पर एक्सपेरिमेंट किया और दिशा ने सर्वाइव भी कर लिया और उसका दिमाग पहले से ज़्यादा तेज हो गया। जो कोई नहीं कर पाता था वो सब दिशा एक पल में कर लेती थी। सबको लगता था परेश अच्छा मेडिसिन रिसर्च करके बनाता है, पर वो सब कुछ दिशा बनाती थी जो परेश अपने नाम से दुनिया के सामने पेश करता था और इस वजह से उसे बहुत सम्मान मिलता था। लोग उसे भगवान की तरह मानने लगे थे। दिशा एक मॉडल बन गई बड़ी होकर और अंडरवर्ल्ड पर भी उसने राज करना शुरू कर दिया, पर उसका सारा आराम परेश और उसकी फैमिली ही उठाया करती थी। दिशा ने भी कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे यही लगता था कि परेश और उसकी फैमिली ने उसे अनाथ न बनाकर अडॉप्ट करके उसे नई जिंदगी दी है। इसलिए वो अपने पैसों को परेश की बीवी, बेटा, बेटी किसी को भी खर्च करने से नहीं रोकती थी। आखिरकार दिशा के सामने वो सब प्यार का नाटक जो करते थे और दिशा ने भी इंसानों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना वो कब का सच पता लगा चुकी होती। 2 दिन पहले उसने इन सब की बात सुनी थी जब वो परेश, उसकी बीवी रीमा, उसका बेटा सनी और बेटी नितली आपस में बात कर रहे थे और सब बोल रहे थे कि आज तक कैसे उन्होंने दिशा को धोखा दिया और कैसे उसकी मम्मी पापा को मारकर उसके सामने आज तक अच्छे बने रहे। अब परेश और रीमा चाहते थे दिशा की शादी सनी से हो जाए ताकि दिशा पूरी तरह से उनके कंट्रोल में रहे और उन्हें जिंदगी भर पैसा कमा कर देती रहे। वही सनी की नज़र भी दिशा की खूबसूरती पर थी। वो लड़कियों के साथ रातें बिताता था, अब उसे दिशा चाहिए थी। वो उससे शादी करके उसका इस्तेमाल करना चाहता था। उन्हें सबको पता था दिशा खतरनाक है, इसलिए वो सब कुछ आराम से करना चाहते थे। पर इस बात से अनजान कि दिशा को सब कुछ पता चल चुका है। दिशा ने एक ही दिन में सब कुछ खोद कर निकाल दिया। उसके डैड के एक्सपेरिमेंट की चोरी और दूसरों पर गलत एक्सपेरिमेंट करना, सबको धोखा देना, दिशा के काम को चुराना और खुद सबके सामने महान बन जाना, सब कुछ गलत कामों को दिशा ने मीडिया को प्रूफ के साथ भेज दिया।
और अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी गरीबों को और मरीजों के नाम पर कुछ हॉस्पिटल को दान कर दी, जिस वजह से आज सुबह से पूरे देश में परेश और उसकी फैमिली की बेइज्जती हो रही थी। सब उन्हें गालियां दे रहे थे और मर जाने की बद्दुआएं दे रहे थे, और दिशा को सब दुआएं दे रहे थे और उसे खुशी भरी जिंदगी की कामना कर रहे थे, जिस वजह से परेश, रीमा और दोनों बेटा बेटी गुस्से में आग बबूला हो चुके थे। और गुस्से में वो सब अपने लोगों को लेकर दिशा के पर्सनल बेस पर चले आए। आज गुस्से में परेश दिशा को मार डालना चाहता था। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर था कि दिशा ने सारी प्रॉपर्टी भिखारी और गरीबों को दान कर दी थी, पर वो भूल गया कि वो कहाँ जा रहा है। वो बिना सोचे समझे शेरनी की मांद में घुस आया था। दिशा तो अपने दुश्मनों की राख को भी पैरों में कुचल देती थी, तो इन सबको कैसे छोड़ देती। ये पूरी जगह दिशा के कंट्रोल में थी। वहां हर जगह रोबोट्स, बम, मशीन और डिजिटल लॉक था। दिशा ने इस जगह को खुद ही ऐसा डिजाइन किया था कि अगर कोई यहां आए तो भी यहां से जिंदा कभी वापस ना जा पाए। वो अपने सामने खड़े लोगों को देख रही थी। पीछे खड़े परेश के सभी लोग डर से कांप रहे थे। उन्हें तो पहले ही पता था कि ये लड़की बेरहम और खतरनाक है, फिर भी वो सब यहाँ आए। ये तो उनकी ही गलती थी ना। उन्हें परेश की बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। देखो बेटा, ये सब गलतफहमी है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो बचपन से हमें जानती हो ना। मैं और रीमा तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें पता है ना। परेश डर से पीला पड़ते हुए बोला। तो रीमा भी बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे अंकल सही कह रहे हैं, जरूर तुमने हमें गलत समझा होगा। देखो, नितली और सनी कितने छोटे हैं, प्लीज इन्हें जाने दो बेटा। तभी परेश भी बोला, हाँ, अगर हमसे तुम्हें दुश्मनी है तो तुम मेरे दोनों बच्चों को यहाँ से जाने दो। परेश चाहता था दिशा एक बार गेट खोल दे सनी और नितली के लिए, तो वो भी कुछ करके अपनी बीवी के साथ यहाँ से भाग जाएगा। सनी और नितली भी रोते हुए बोले, दिशा हमें जाने दो, हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। चाहे ये गार्ड्स सभी यहाँ पर रुक के मर ही क्यों ना जाएं, उन्हें यहाँ से बाहर जाना था। उनकी बात सुनकर दिशा किसी डेविल की तरह हंसी। छोड़ दूं, जाने दूं तुम्हारे बच्चों को? आह चूचू, तुम मुझे इतना अच्छा समझते हो क्या? पर मैं इतनी अच्छी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे खून से खेलना बहुत ही पसंद है। तो आज सब एक दूसरे से खून की होली खेलेंगे। अब जब तुम सब मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो, तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहो और साथ में मरो। इतना कहकर दिशा पीछे जाते हुए अपने हाथ को फैला दिया, जैसे वो सबका इस मौत के खेल में स्वागत कर रही हो। फेवरेट गाना गुनगुनाने लगी, जो प्यार अंडरवर्ल्ड के कांपने पर मजबूर कर देता था, क्योंकि सबको पता था ये गाना माफिया लेडी तब गाती है जब वो कत्लेआम मचाती है। उसका भयानक गाना सुनकर सबकी आंखें डर से बाहर आने को थीं। कोई भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता था। सभी गार्ड नीचे घुटनों पर बैठकर दिशा से उन्हें जाने देने की भीख मांगने लगे, पर दिशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गाते हुए पीछे चली गई। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी हैं। इतना गाकर ही उसने स्माइल किया और बोली, हैप्पी जर्नी टू हिल। तभी पूरा बेस धमाके की आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया। लोगों की लाशें और बॉडी सिथरों में उड़ गई, कोई भी नहीं बच पाया। एक छोटे से कमरे में बेड पर एक छोटी लड़की सोई हुई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। वो लड़की अचानक उठकर बैठ गई और हाँफने लगी। उसने कुछ टाइम बाद अपनी आंखें खोली तो उसके सामने 10-12 साल की दो क्यूट छोटी लड़कियां बैठी उसे घूर रही थीं। ये देखकर वो लड़की जो अभी उठी थी, वो कंफ्यूज हो गई कि ये छोटी बच्चियां आखिर कौन हैं। उसे बस ब्लास्ट होने की याद आ रही थी। उसके बाद आखिर क्या हुआ? ब्लास्ट से बचना तो नामुमकिन है, फिर क्या वो सच में स्वर्ग या नरक में है? क्या ये सब बातें सच भी होती हैं? उसे तो भगवान पर भी ज्यादा विश्वास नहीं था। दिशा अभी ये सोच ही रही थी कि तभी सामने खड़ी दोनों बच्चियों में से एक बच्ची चिंता करते हुए बोली, क्या हुआ नीयू, तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? दूसरी लड़की भी हैरान परेशान होकर दिशा की तरफ ही देख रही थी। दोनों जल्दी से दिशा के पास बैठ गए और उसकी सिर को छूते हुए बोले, क्या हुआ नीयू, तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें बुखार ज्यादा तो नहीं हो गया, या फिर तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है तो हमें बताओ। दोनों लड़की लागत ज्यादा चिंतित दिख रही थी। वहीं दिशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों छोटी बच्चियां कौन हैं और ये दोनों उस नीयू क्यों बुला रहे हैं। तभी उसकी सिर दर्द से फटने लगा। उसे सब कुछ किसी रील की तरह ही दिखाई देने लगा।
वहीं वो दोनों छोटी लड़कियां आपने से अपनी दोनों दोस्त को ऐसे दर्द से तड़पते हुए देखकर रोने लगी। उन्हें भी बहुत दर्द हो रहा था। उनमें से एक लड़की गुस्से से बोली, ये सब उन अमीर बच्चों की वजह से हो रहा है। देखो हमारी नींव की क्या हालत हो गया है। अगर वो लोग हमारी नींव को पुल में धक्का नहीं देते तो उसकी ये हालत नहीं हुई होती। दूसरी लड़की जो बहुत मैडम थी वो भी परेशान थी, उसकी आंखों में आंसू थी। क्या हमें बोर्डन को बुलाकर नींव की हालत के बारे में बता देना चाहिए? तभी दिशा उठ गई, उसकी माथे पर लेकर और पसीने की बूंदें थी। उसे इस बॉडी की रियल ओनर की यादें मिल रही थी और उसकी पिछली जन्म की भी, मतलब वो इस लड़की की दूसरी जन्म थी और वो किसी और दुनिया में थी जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा था। इस लड़की की बैकग्राउंड और दोनों जिंदगी की मौत उसे बहुत दयनीय लगी। ये लड़की जिसकी शरीर के अंदर वो आ गई थी, दरअसल वो एक 12 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम नियति था, जिसकी पिछली जीवन की मौत भी दयनीय तरीके से हुई थी। ये एक बड़ी फैमिली शेखावत फैमिली की छोटी बेटी थी जो यहाँ टॉप 3 में आते थे, पर उसके फैमिली में उसके दादा दादी के अलावा कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। सब डे से उसे नफरत करते थे। उसकी खुद का बाप भी उसे पसंद नहीं करता था। उसे सिर्फ अपनी पहली बीबी की बच्चों से मतलब था। नियति की माँ भी ऐसी ही थी, उसे नियति से ज्यादा अपनी सौतेले बच्चों की चिंता थी। नियति को डे से वो देखना ही नहीं चाहती थी, उसे नियति से थोड़ा भी प्यार नहीं था। जब नियति सिर्फ 5 साल की थी उस पर अपनी सौतेली बहन को मारने की कोशिश करने की सजा दी गई। किसी ने भी सच जानने की कोशिश नहीं किया और 5 साल की उम्र में ही उसे चाइल्ड हॉस्टल में छोड़ दिया। उसके घरवाले उसे देखने तक नहीं आते थे। उसके माँ बाओ अपने बच्चों के साथ खुश थे। वो दोनों तो नियति को डे से भूल ही गए थे कि उनकी एक और छोटी बेटी भी है। सिर्फ उसकी दादा दादी को ही उसकी थोड़ी चिंता थी। वो ही उसे मिलने आते थे, पर 2 सालों से उसके दादाजी भी कोमा में थे, जिस वजह से उसकी दादी माँ भी यहाँ नहीं आ पा रही थी। पिछली जिंदगी में नियति 12 साल की उम्र में नहीं मरी थी। वो 18 साल की उम्र में अपने दादाजी की मर जाने के बाद घर गई थी, क्योंकि उसकी दादी माँ चाहती थी कि नियति उनके पास रहे। बाकी सब ना खुश थे, फिर भी वो सब नियति को घर के कोने में रहने देने को राजी थे। दादाजी की मौत के वजह से दादी माँ भी बीमार रहने लगी थी, इसलिए वो नियति के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर भी वो नियति को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। पार नियति अपने फैमिली के साथ रहकर ही खुश थी। फिर कुछ दिन में नियति की जिंदगी में एक और मोड़ आया। वो था एक 4 साल छोटा बच्चा कियान, जिसे वो पहले एक बार रोड पर बचाते हुए मिली थी। वो बच्चा एशिया की सबसे बड़ा बिजनेसमैन प्रखर रायजादा का बेटा था, जिसे दुनिया के सभी लोग डेविल, मौत के देवता के रूप में जानते थे। जिस पर वो हाथ रखता था वो सिर्फ उसका हो जाता था। कुछ ही वक्त में रायजादा मेंशन में रहते हुए बीते थे, तभी नियति की सौतेली बहन के लिए प्रखर राणा का रिश्ता आया। नियति की जिंदगी उस दिन से और भी उलझ गई। पहले भी उसे एक मनहूस, बिगैल और घटिया लड़की के तौर पर घरवाले जानते थे। प्रखर के आते ही ये दुगना हो गया। कियान को नियति बहुत पसंद थी। नियति को भी वो बच्चा बहुत पसंद था। फिर जब नियति ने प्रखर को देखा तो वो उसके प्यार में पड़ गई। जब को प्रखर उससे 11 साल बड़ा था, 18 साल की नियति को प्रखर से प्यार हो गया। तब से उसकी जिंदगी और भी बदल गई। उसे बचपन से ही खुशी नहीं मिली थी, इसलिए वो ये खुशी को पा लेना चाहती थी। धीरे धीरे प्रखर के लिए उसका प्यार बढ़ता गया और ये पागलपन की हद तक बढ़ गया। तो नियति ने घरवालों के सामने जिद किया कि वो प्रखर से शादी करना चाहती है। उसके बाद से घरवालों की नफरत उसके लिए और भी बढ़ गई। उसकी छवि ऐसी हो गई कि वो अपनी जी बहन की पति को छीनना चाहती है और एक घटिया और दूसरों की चीज छीनने वाले नाम से उसे बुलाने लग गए। फिर भी नियति कियान को अपने बेटे के तौर पर और प्रखर को अपने पति के तौर पर पाना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के दिन ही धोखे से प्रखर से शादी कर लिया। पूरा परिवार उस सुन उसे मारने के लिए भी तैयार था, पर प्रखर ने उसे अपने साथ ले गया, क्योंकि अब नियति के साथ उसकी शादी हो चुकी थी। पूरी सोसाइटी में उसे अपनी बहन की पति छीनने वाली विकृत लड़की की तरह बुलाने लगे, जिस वजह से प्रखर की फैमिली में भी कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब उससे नफरत करते थे। प्रखर ने उसे भले ही अपने साथ रखा, पर उसे पत्नी का हक नहीं दिया। वो ज्यादातर बाहर ही रहता था, पर सजा के तौर पर उसने नियति को घर में कैद कर दिया था। 18 साल की नियति घर में कैद होकर रह गई। उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर भी वो अपने बेटे और पति के साथ खुश थी, क्योंकि प्रखर से वो पागलपन की हद तक प्यार करती थी।
कुछ महीने बाद प्रखर ड्रग्स के नशे में था। उस दिन नियति और उसके बीच की सारी दीवार टूट गई। प्रखर और नियति उस रात एक ही गए। उस रात के बाद वो थोड़ा थोड़ा प्रखर को समझने लगी थी और प्रखर को डे से उसकी लत लग गई थी। वो नियति के साथ और करीब आ गया। दोनों के बीच कई बार संबंध बने। फिर भी प्रखर उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था। नियति इसमें भी खुश थी कि अब उसे अपने पति का प्यार भी मिल रहा है। पर सब कुछ तब बदल गया जब एक लड़की उसकी जिंदगी में आई जो दावा करती थी कि वो प्रखर की बीबी और कियान की बायोलॉजिकल मां है। तब नियति बुरी तरह से टूट गई थी। उसे लग रहा था प्रखर उसे छोड़ देगा, और शायद उसकी डर को बढ़ाने के लिए कई बार उस लड़की को प्रखर के साथ कुछ दिन बाद न्यूज में देखा गया। उसे और भी बुरा लगा। तभी उसे पता चला कि वो भी प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो काफी खुश थी। वो प्रखर को ये बताना चाहती थी ताकि प्रखर उस लड़की से बात करना बंद कर दे, पर वो ऐसा कर पाती उससे पहले उसकी दादी माँ भी चल बसी। वो अपनी दादी माँ को आखिरी बार देखना चाहती थी, इसलिए उसने प्रखर को कई बार फोन किया, पर प्रखर ने फोन नहीं उठाया। इसलिए वो अकेली ही दादी माँ की अंतिम संस्कार देखने शेखावत मेंशन चली गई। वहां भी उसे सब नफरत से गलियां देने लगे थे। उसकी सौतेली बहन सबसे ज्यादा उसे मारना चाहती थी, क्योंकि उसने उससे प्रखर को छीन लिया था। ऊपर से प्रखर की किसी और लड़की के साथ आ रही लगातार की न्यूज से सबको यकीन हो गया था कि प्रखर उसे छोड़ देगा। इसलिए उसकी सौतेले भाई और बहन ने उसे थापड़ मारा। उसकी माँ भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। तभी वो एक गाड़ी से टकरा गई, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसकी काफी ब्लड लॉस हो चुकी थी। वो दर्द में भी कई बार उसने प्रखर से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका फोन लगा ही नहीं। तभी हॉस्पिटल में आग लग गई। वो चिल्लाती रही, पर कोई उसकी मदद करने के आगे नहीं आया। वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी अभी उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी डोर की फांक से उसे प्रखर दिखाई दिया, जो एक लड़की को बाहर लेकर जा रहा था। ये देखकर उसने प्रखर को आवाज देने लगी, पर उसके सामने ही प्रखर चला गया और धीरे धीरे उस केबिन में भी आग फैल गया, और नियति अपनी पेट में बच्चे के साथ ही उस आग से जलकर मारी गई। और इस जन्म में कुछ बच्चों ने उसे बुली करने के लिए पुल में धक्का दे दिया था, जिस वजह से नियति की सोल उसकी बॉडी से निकल गई, और उसी समय दिशा उसकी बॉडी में आ गई। दिशा ने सब कुछ सोचा। उसे नियति थोड़ी पागल लगी। दूसरों के लिए इतना प्यार ठीक नहीं है, इससे धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलता। नियति ने सामने दोनों लड़कियों को देखा जो नियति की सबसे अच्छी दोस्त थी, सुमन और खुशी। सुमन अनाथ थी और खुशी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, पर दोनों को ही गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिला था, जिस वजह से वो नियति के साथ एक ही हॉस्टल में एक ही स्कूल में थे। उन्होंने नियति से उस लाइफ में भी अपने घरवालों और प्रखर से दूर रहने को बोला था, ताकि नियति हट ना हो, पर नियति ने नहीं सुना। सच में नियति कितनी बेवकूफ थी। ये दोनों तो उसके सच दोस्त थे, जो बिना किसी स्वार्थ से उसे प्यार करते थे। जरूर नियति थोड़ी बेवकूफ थी। दिशा ने मन ही मन सोचा, फिर उन दोनों की तरफ देखकर बोली, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो, रिलैक्स। उसकी बात सुनकर सुमन और खुशी दोनों शांत हो गए। दिशा जो नियति की बॉडी में थी, वो फीकी स्माइल करके बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। उसे स्माइल ही नहीं करना आता था, फिर भी वो जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए नीचे से डिनर ले आते हैं। दोनों ने नियति को प्यार से देखा और डिनर लेने बाहर चली गई। नियति वॉशरूम में चली गई। उसने छोटे से शीशे में खुद को देखा, जिस शरीर में वो थी कमजोर सर, खूबसूरत गोरा बेदाग चांद सा चेहरा, ब्लू आंखें, लंबे काले बाल, नेचुरल रेड लिप्स, हिंथों के नीचे काला तिल। वो कड़की किसी जीती जागती खूबसूरत गुड़िया जैसी लग रही थी। कोई माँ बाप अपनी ही इतनी खूबसूरत गुड़िया जैसी बेटी को कैसे छोड़ सकते हैं। दिशा ने मन ही मन सोचा, फिर फ्रेश होने लगी। उसे पहले स्ट्रोंग होना था और अन सबको वही दर्द लौटना था जो सबने नियति को दिया था। नियति ने उसे अपना शरीर दिया है, वो उसकी ये कर्ज अपने ऊपर नहीं रहने देगा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से हॉस्पिटल जैसी जगह पर एक लड़की जिंदा आग में जल रही थी और बार बार पुकार रही थी, मुझे बचाइए प्रखर जी, वरना मैं और हमारे बच्चे दोनों मर जाएंगे। वो लड़की हद से ज्यादा खूबसूरत थी, पर आज ने उसकी स्किन झुलसकर उसे बदसूरत बना रही थी। पर वो लड़का चाहकर भी उस लड़की के पास नहीं जा पा रहा था। एक बड़े से कमरे में किंग साइज बेड पर तभी एक लड़का हौंफते हुए उठकर बैठ गया।
उसकी माथे पर पसीने की बूंदें थी। एक लड़का लगभग 23 साल का लग रहा था। हर दिन उसे ये सपना परेशान करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की आखिर है कौन। हर दिन वो क्यों उसकी सपनों में आकर उसे सता रही है। तुम जो कोई भी हो, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। जिस दिन तुम मेरे सामने आए तुम मेरी बनकर रह जाओगी। तुम जितना मुझे सपनों में सता रही हो, मैं उससे ज्यादा तुम्हें अपनी इस बेड पर सताऊंगा। उस लड़के की मुंह से हल्की फुसफुसाहट निकली। उस लड़के की ब्राउन आंखें बहुत ठंडी और मिस्ट्रियस थी, जैसे कोई गहरी समुंदर का तल जिसे कोई देख ही ना पाए। उसका हैंडसम चेहरा, शार्प फेशियल फीचर्स और हल्का बियर्ड उसके हैंडसम चेहरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। कोई भी लड़की एक पल में उसके प्यार में पागल हो सकता था। वो अपने बेड से उठा और रूम से अटैच दूसरे रूम में चला जाता, जहां बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई थी। वो सभी पेंटिंग एक खूबसूरत लड़की की थी। उसका डरा हुआ और दर्द से भरा चेहरा और माथे सिकन उस पेंटिंग में अच्छे से दिखाई दे रहा था। फिर भी वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उस पर से किसी की नज़र ही ना हटे। कुछ फोटो में वो मुस्कुरा रही थी, जिसे उस लड़के ने बहुत मेहनत से बनाया था। उस लड़की की ब्लू आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थी, जैसे उसकी पूरी दुनिया को रोशन कर रही हो। उसने फिर से पेंट ब्रश उठाया और उस लड़की की पेंटिंग बनाने लगा। उसकी आंखें उस लड़की की हर एक खूबसूरती को अच्छे से तराश रही थी। कुछ ही देर में उस लड़के ने फिर से पेंटिंग बना लिया था। वो पेंटिंग इतनी जीवंत लग रही थी कि जैसे अभी वो लड़की उस पेंटिंग से बाहर निकल आएगी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में नियति ने सुमन और खुशी के साथ मिलकर खाना खा लिया था। उसे ये खाना पसंद तो नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी पिछली जीवन में दुनिया की अनगिनत डिशेज को टेस्ट किया था। उसके घर पर या बसे पर हमेशा उसके लिए दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ मौजूद रहते थे, पर उसने कभी उस खाना को खाते हुए थोड़ी भी खुशी महसूस नहीं किया था जितना आज इन दो छोटी लड़कियों के साथ इस घटिया हॉस्टल की खाना खाकर हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था आज से उसके पास भी फैमिली है। तीनों ने खाना खा लिया, फिर सुमन और खुशी ने जबरदस्ती नियति को बीच में सुला दिया और उसके दोनों तरफ बैठकर उसकी सिर को सहलाने लगे, ताकि वो सुकून से सो जाए और उसे फिर से कोई बुरा सपना ना आ जाए कि पहले की तरह वो फिर से बेहोश हो जाए। ये देखकर नियति मन ही मन खुश थी। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ इस नियति के बॉडी में आकर। उसे दो इतने अच्छे, केयरिंग और सच्चे दोस्त जो मिल गए थे। कल से एक नई सुबह होने वाली थी। वो कल से अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने वाली थी, पर अपनी पुरानी तरीके से। ये सोचकर उसने मन ही मन डेविल स्माइल किया। उसके हैं में अभी कम से कम 5 साल तो थे ही सब कुछ हासिल करने के लिए। वो सब कुछ वापस पलट सकती थी। शेखावत फैमिली उसके सामने चिटी की तरह रह जाएगी। अब उसने नियति की बॉडी लिया है तो उसकी दुश्मनों को बर्बाद तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही वक्त बीतते रहे। अब तक 5 साल बीत चुके थे। एक बड़ी सी खंडहर जैसे घर जो जंगल के बीचों बीच था, वहां कुछ लोग 2 लोगों के सामने घुटनों के बल बैठे हुए थे। वहीं चारों तरफ लाश बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई नरसंहार हुआ हो। सामने घुटनों पर बैठे लोग थर थर कांप रहे थे। एक इंसान जिसकी चेहरे पर कट लगा हुआ था, वो धीरे धीरे उन 2 इंसान की तरफ रेंगते हुए जाने लगा और सिर नीचे करके बोला, प्लीज हमें इस बार के लिए छोड़ दीजिए। हम क्वीन के लिए जिंदगी भर गुलामी करने के लिए भी तैयार हैं। इस बार हम भटक गए थे। उन लोगों ने हमें बताया ही नहीं था कि हम किसे टारगेट कर रहे हैं। हमें तो बस एक लड़की की फोटो मिली थी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि हम सब उस लड़की को उठाकर उसके साथ गलत काम करें और वीडियो बनाकर वायरल कर दे, और हो सके तो उसे मार दे। पर हम ये मिशन नहीं लेना चाहते थे। हमें इस बार मजबूर किया गया था। वो बहुत बड़े फैमिली से हैं, इसलिए हम सबने उनकी बात मान लिया। अगर हमें पता होता कि वो लड़की क्वीन के साथ जुड़ी हुई है तो हम कभी भी उस लड़की का पीछा नहीं करते। हम खुद को मार डालते, पर उन लोगों की बात नहीं मानते। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बाकी सब लोग जो बचे हुए थे वो भी माफी मांगने लगे। वो सब जानते थे कि क्वीन का खौफ क्या है, जिसे पूरे अंडरवर्ल्ड और बिजनेस सर्कल के लोग क्वीन ऑफ डेथ कहते हैं। वो जहां भी जाती हैं एक बार वहां एक साथ पूरे गैंग को स्मशान घाट बना देती हैं। वो तो वहीं पर सबको जलाकर राख कर देती हैं, बॉडी भी नहीं छोड़ती थी। तो वो उन्हें क्या ही जाने देगी। अगर उन्हें पता होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं तो वो कहीं जाकर छुप जाते, पर कभी मौत के देवी के सामने आने की कोशिश नहीं करते। अब जाकर उसे सामने खड़ी दोनों इंसान का आधा चेहरा दिखा रहा था। दोनों ही लड़कियां थी और खूबसूरत भी थी।
तभी सामने खड़ी लड़कियों में से एक लड़की बोली, अच्छा तो कौन था वो जिसने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया? और अगर वो लड़की क्वीन की कुछ ना होकर कोई नॉर्मल लड़की होती तो अब तक तुम सब उसे नोच खाते और उसे मार डालते, सही कहा ना? ये कहते हुए सामने खड़ी लड़की गुस्से से कांप रही थी। लोग हमेशा लड़कियों को कोई चीज समझते हैं क्या, जिसे जो चाहे जान चाहे इस्तेमाल कर ले और फेंक कर चले जाए? और किसी की बात मानकर अच्छा किया को तुम सब मौत के मुंह में चले आए, दूसरी लड़की ने हंसते हुए कहा। फिर दोनों ने पीछे देखा जहां एक सोफे पर पैर चढ़ाकर अपनी फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए किसी क्वीन की तरह बैठी थी। उसकी आसपास का ऑरा इतना खतरनाक था कि लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो सकता था। वो लड़की सोफे से खड़ी हुई तो सारे लोग जो जमीन पर पड़े थे वो सब पीछे खिसकने लगे। वो उस लड़की के आसपास भी नहीं रहना चाहते थे। उस लड़की की ऑरा ही उनकी आधी जान ले रहा था। वो लड़की आगे आई, उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने एक मास्क पहन रखा था। क्या तुम्हें वो लड़की से अभी भी चाहिए? तुम सब उसे छूना चाहते थे? उस लड़की की गहरी भयानक आवाज उस रूम में गूंज गई। उसका डार्क ऑरा चारों ओर फैल गया। फिर वो खतरनाक स्माइल करते हुए बोली, क्या तुम सब उस लड़की को देखना चाहते हो? मरने से पहले इतना कहकर उस लड़की ने अपना मास्क उतार दिया तो उस लड़की की खूबसूरत परी जैसा चेहरा अब सबके सामने था। उसकी ब्लू आंखें सबको जानलेवा तरीके से घूर रही थी। उसे देखकर सब दंग रह गए। क्या ये क्वीन ऑफ डेथ है? ये लड़की किसी स्वर्ग की राजकुमारी जैसी खूबसूरत है। और कितनी कोमल और कम एज की है, शायद 17 साल होगा। फिर ये इतना क्रूर कैसे ही सकती है? किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतनी खूबसूरत और 16-17 साल की लड़की क्वीन है, जिसे लोग मौत की देवी भी कहते हैं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये वही लड़की तो है जिसकी उन्हें फोटो मिली थी और जिसका पीछा करने की चक्कर में वो सब मिट के दरवाजे पर आ गए थे। इसका मतलब जिसकी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिली थी वो खुद क्वीन थी और वो सब पागलों की तरह क्वीन का पीछा कर रहे थे। उन सबका दिमाग फट रहा था। उन्हें इस वक्त और भी डर लग रहा था। थोड़ी देर पहले ही इस लड़की ने उनके गैंग की 20 लोगों को किसी चूहे की तरह मार दिया था, ये जानने से पहले ही कि वो सब उसका पीछा क्यों कर रहे थे। अब जब उसे पता चल गया है कि वो सब क्यों उसका पीछा कर रहे थे तो क्वीन उन्हें कितनी बेदर्दी से मारेगी, ये सोचकर ही वो सब डर के मारे थर थर कांपने लगे। उन्होंने तो सोचा था ये काम आसान, बस एक स्कूल की लड़की को ही तो उठाना है, पर उन्हें क्या पता था कि वो सब अपनी मौत को उठने जा रहे हैं। कौन सी फैमिली है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है? सामने खड़ी लड़की ने टेडी स्माइल करते हुए पूछा। सामने पड़े लोग जानते थे कि अब वो नहीं बचने वाले। अब जब वो सब ही मरने वाले हैं तो वो उस इंसान को क्यों बचाए जिसने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देकर मौत के मुंह में धकेला था। उन्हें तो उस इंसान पर ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए उनका लीडर जो अभी माफी मांग रहा था वो अपने आंखों में पछतावे के साथ बोला, वो रॉय फैमिली है, उनकी छोटी बेटी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जब हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उनके घर के हेड ने हमें धमकाया कि उसकी बेटी जो कह रही है हमें करना होगा। सामने खड़ी लड़की ने सुना तो वो हंसने लगी। रॉय फैमिली, लगता है इन सबको ही मौत का एहसास चाहिए। फिर कुछ ही देर में उस रूम से चिखन चिल्लाने की आवाज आने लगी और बाकी सभी लोग मर चुके थे। क्वीन के पास खड़ी लड़की बोली, न्यू, ये रॉय फैमिली अब बहुत आगे जा रही है। क्या एक छोटी लड़की में इतनी घटियापन भरा हुआ है जो वो इतना बेकार सोच रखती है एक दूसरी लड़की के खिलाफ? इतने लोगों को उसने तेरे साथ गलत करके तुझे बदनाम करने को कहा। उस लड़की की बात सुन मार्क क्वीन, जो कोई और नहीं नियति थी, वो आपने चेहरे पर साथी स्माइल लिए सुमन और खुशी को देखकर बोली, अगर वो सब दुनिया से मिटना चाहते हैं तो मुझे उनकी इच्छा पूरी करने दो। इतना कहकर वो बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे सुमन और खुशी भी चली गई। बाहर आते ही वो खंडहर आग में जलने लगी। वही नियति अपनी फेवरेट गाना गुनगुना रही थी, रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोले बाहें जो भी आए इधर। ये है गुमराह का रास्ता, मुस्कानें झूठी है पहचानें झूठी हैं, रंगीन है छाई फिर भी है तन्हाई, हल्के उजालों में हल्के अंधेरों में जो एक राज है। क्यों खाओ गया है वो, क्या हो गया है कि वो नाराज है। रात की सन्नाटे और जलती हुई खंडहर की हल्की आवाज और छोटी मोटी जानवरों की आहट के साथ ये गाना बहुत डरावना लग रहा था। तीनों थोड़ा दूर आ गए जहां कुछ ब्लैक कार खड़ी हुई थी। नियति, सुमन और खुशी अंदर बैठ गए। तभी खुशी बोली,
वैसे जान, ये रॉय फैमिली शेखावत फैमिली बिजनेस की किसी प्रोजेक्ट में पार्टनर है शायद। ये तो और भी अच्छी बात है, एक तीर से दो शिकार। और उसने टेडी स्माइल करके कहा। हेलो एवरीवन, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ रिव्यू देकर शेयर तो कर दीजिए, वरना दूसरी स्टोरी की तरह इस स्टोरी को भी बंद होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, फिर इतनी मेहनत से लिखकर भी कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। उसकी बात सुनकर सुमन और खुशी ने ना में सिर हिला दिया। वो दोनों तो समझ नहीं पा रहे थे कि कोई फैमिली इतना घटिया कैसे हो सकता है कि अपनी ही बेटी को इतना सताए। और तो और आज तक उन दोनों ने कभी नियति की फैमिली को उससे मिलने आते नहीं देखा। नियति ही हॉस्पिटल जाती थी आपने दादाजी और दादी माँ से मिलने के लिए। उसकी दादी माँ नियति से वहीं हॉस्पिटल में मिल लेती थी। वो नियति के लिए हमेशा चिंता और दुख में रहती थी। ऐसे हालात में नियति की शेखावत फैमिली से नफरत करना तो लाजमी है। तभी पैसेंजर सीट पर बैठा 28-30 साल लड़का बोला, बॉस हमने वेरीफाई कर लिया, इसमें सिर्फ राय फैमिली ही शामिल था। क्योंकि विनी राय के साथ आपका झगड़ा हुआ था, इसलिए अपनी बेटी की कहने पर उसके डैड सुकांत राय भी बिना जाने कि उनकी बेटी ने उन गैंग को क्या करने के लिए पैसे दिए हैं वो सब मान गए। जब उन गैंग ने इतनी छोटी काम को लेने से मना कर दिया तो सुकांत राय ने उस लीडर को धमकाया, तो वो लीडर भी मान गया। वो लीडर तो पहले से ही कितनी मासूम जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। उसकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, तो सुकांत राय अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है ना? क्या होगा अगर उसकी वही बेटी रातों रात फेमस हो जाए, तब तो वो अपनी बेटी पर और भी गर्व करेगा और प्यार करेगा, राइट? सुमन और खुशी समझ गई कि वो क्या कह रही है। दोनों ने भी मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में उनका कार एक विला के सामने आकर रुका। तीनों बाहर चले गए तो सभी कार सामने वाले बिल्ला की तरफ चले गए। नियति की सारे टीम मेंबर उसके बिल्ला के सामने ही रहते हैं ताकि जब भी जरूरत हो वो उनकी मदद कर सके। तीनों फिंगरप्रिंट देकर घर के अंदर चले गए। विला बहुत बड़ा और खूबसूरत था। घर में 2 लोग थे जो घर का काम करते थे और एक सेफ बस। नियति को अपने आसपास इतने ज्यादा लोगों को रखना पसंद नहीं था, वो भी अपने प्राइवेट प्लेस में। थोड़ी देर में तीनों ने डिनर कर लिया और एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम में चले गए। सुबह का वक्त। आज सुबह से एक न्यूज पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। ये न्यूज था टिया राय के बारे में, जिसे लगभग हर कोई जानता था क्योंकि स्कूल में वो बहुत फेमस थी। एक तो करोड़पति राय फैमिली की इकलौती बेटी जो इंडिया की टॉप फैमिलीज में आते थे, ऊपर से वो बहुत खूबसूरत भी थी। उन लोगों ने उसे प्रिंसेस की तरह बड़ा किया था। वो जो भी चाहती हमेशा उसे पूरा किया जाता था। आज तक टिया राय ने बहुत सारी गुनाह किया था। स्कूल में भी उसने कई सारी मिडिल क्लास फैमिली की बच्चों को बुली किया था। 2 बच्चों की तो जान चली गई थी उसकी वजह से, क्योंकि टिया और उसकी दोस्तों ने उन लड़कियों की जबरदस्ती गंदी फोटो लेकर स्कूल की फोरम में डाल दिया था। पर इस केस को भी टिया के डैड सुकांत जी ने संभाल लिया। उस अकाउंट को उन्होंने फेक प्रूफ कर दिया और कोर्ट में साबित कर दिया कि वो 2 लड़कियों ने खुद ही फोटो डाला है फेमस होने के लिए। वो दोनों लड़कियां ही मिडिल क्लास फैमिली से थी, इसलिए वो दोनों इसे सहन नहीं कर पाई और सुसाइड कर लिया। जब उन दोनों की पेरेंट्स ने टिया पर केस किया तो सुकांत राय ने उन्हें धमका कर चुप कर दिया और इस सिटी से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। स्कूल में टिया टॉप 10 में आती थी, खूबसूरती में कई लड़के उसे पसंद करते थे। पर जब से 6 महीने पहले नियति ने वहां ट्रांसफर लिया, तब से लगभग सभी लड़के सिर्फ उसके पीछे पड़े हुए थे। उसका गुस्सा टिया नियति पर निकालना चाहती थी। नियति की सिंपल एटायर को देखकर वो सोचती थी नियति एक गरीब फैमिली की बच्ची होगी, इसलिए उसने कई बार नियति को टारगेट किया था, पर हमेशा नियति उसे थापड़ मार कर निकल जाती थी। बार बार आपने स्कूल के बच्चे और लड़कों के सामने इंसल्ट होने के बाद टिया और भड़क गई और एक गैंग को ही नियति के साथ गलत करके मारने के लिए भेज दिया। और उसका बाप वो तो था ही अंधा अपनी बेटी के प्यार में, उसने भी उसकी बात मान लिया। सुबह से सब टिया को सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे थे, क्योंकि टिया की दूसरों को बुली करते टाइम की वीडियो और अलग अलग लड़कों के साथ क्लब में किस करते हुए और गलत काम करने की वीडियो भी एक साथ वायरल हो रही थी। लोग तो सोशल मीडिया पर राय फैमिली को भी गालियां दे रहे थे और उनकी घटिया परवरिश पर सवाल उठा रहे थे। ये कितनी बेशर्म लड़की है जिसे अलग अलग लड़कों के साथ सोना पसंद है। आखिरकार राय फैमिली ही घटिया है तो उनकी परवरिश अच्छी कैसे हो सकती है? क्या 1 साल पहले जो 2 लड़कियों के साथ हुआ था, कहीं वो सब भी सच तो नहीं है?
इनका क्या भरोसा, प्रूफ को सुकांत राय ने अपनी बेटी को बचाने के लिए बदल दिया होगा। हाँ, न्यूज आया था तब उन दोनों लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। बेचारी लड़कियां, मुझे उन दोनों के लिए दुख हो रहा है। वहीं एक बड़े से घर में किसी की रोने की आवाज आ रही। ये राय विला था। हॉल में टिया राय बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। वो रोते हुए अपने डैड को देखते हुए बोली, डैड कुछ करके इस वीडियोस को हटा दीजिए। तभी उसके गाल पर एक थापड़ पड़ा तो टिया और जोर जोर से रोने लगी। ये सुकांत राय ही थे जिन्होंने फिर से टिया को थापड़ मारा था। अब तक टिया को 10 थापड़ पड़ चुके थे। तुम ये सब घटिया काम करने क्लब जाती थी। तुमने रॉय फैमिली का नाम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उनकी बात सुनकर टिया और जोर जोर से रोने लगी। तभी टीना की मोम रेणुका आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, सुकांत, आप उसे बहुत मार चुके हो। हमें उसे समझाना चाहिए, ना कि मारना चाहिए। वो हमारी इकलौती बेटी है। अगर उससे कुछ गलतियां हो गई है तो हमें उसे इस वक्त संभालना चाहिए। आप जल्दी से इस न्यूज को हटाइए। हम अपनी प्रिंसेस की और बदनामी नहीं होने दे सकते। उनकी बात सुनकर सुकांत जी गुस्से से दांत पीस कर बोले, अगर तुम इसे पहले समझा देती तो आज ये सब देखना नहीं पड़ता। और तुम्हें क्या लगता मैंने इस न्यूज को हटाने की कोशिश नहीं की है? पर कुछ फायदा नहीं है। जो भी है इस सब के पीछे वो बहुत पावरफुल हैं। मैं चाहकर भी इस न्यूज को हटा नहीं पा रहा हूँ। क्या बकवास है। न्यूज चैनल में उन लोगों को खरीद लीजिए को काम के हैं। पर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आखिरकार कौन इतना पावरफुल है जो राय फैमिली की डिग्निटी को टारगेट कर रहा है? रेणुका जी बोली, फिर कुछ सोचते हुए बोली, क्या हम टिया को कुछ सालों के लिए इंडिया के बाहर भेज दे? उनकी बात सुनकर सुकांत जी ने कुछ सोचा, फिर बोले, तुम ठीक कह रही हो, हम आज ही टिया को देश से बाहर भेज देंगे। तभी घर के बाहर से ब्लास्ट होने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर टिया डर गई और अपने मोम डैड के पीछे छुप गई। तभी एक गार्ड थोड़ा घायल हालत में अंदर आया और डरते हुए बोला, सर के बाउंड्री वॉल को किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ा दिया है। तभी हॉल के अंदर कुछ ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड आ गए तो सुकांत जी, रेणुका और टिया उन्हें डर और हैरानी से देखने लगी। कौन हो तुम सब और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई राय विला में घुसने की? तभी किसी की हंसने की आवाज आई। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। क्या राय फैमिली की शेयर्स नहीं गिर रहे हैं? क्या तुम्हारी कंपनी की सारे प्रोजेक्ट बंद नहीं हो गए हैं या कुछ बाकी रह गया है? सुकांत, रेणुका और टिया तीनों ने सामने देखा तो 3 लड़कियां चलकर अंदर आ रही थी। उनके पीछे एक लड़का आ रहा था। उसने ही अभी बात किया था। तभी सुकांत जी की नज़र उन गार्ड्स की ब्लैक यूनिफॉर्म की लोगों पर पड़ी जिस पर क्वीन, बस ये एक शब्द था। और यही एक शब्द सुकांत को अंदर तक डराने के लिए काफी था। वो हकलाते हुए बोला, क्वीन ऑफ डेथ की गार्ड्स यहाँ हमारे घर में क्या कर रहे हैं? वही टिया और रेणुका, जिन्हें क्वीन के बारे में कुछ पता नहीं था, वो चिल्लाते हुए घमंड से बोली, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमारे घर में आने की और इतना तोड़ फोड़ मचाने की? वहीं अपनी बीबी और बेटी की बात सुनकर सुकांत परेशान हो गया और उन्हें चुप कराते हुए बोला, चुप करो, तुम दोनों को पता नहीं कि वो कौन है? आपने पति की बात सुनकर रेणुका जी और भी गुस्से में आ गई और चिल्ला कर बोली, ये जो भी हो, ये ऐसे हमारे घर में नहीं घुस सकते। तभी नियति, सुमन और खुशी ने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और आकर सोफे पर तीनों बैठ गई जैसे ये घर उनका ही हो। वहीं उन तीनों, खुशी, नियति और सुमन को देखकर टिया हैरान हो गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम तीनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? और तुम घटिया लड़की, अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था ना, फिर तुम जिंदा कैसे हो? नियति खतरनाक स्माइल करते हुए बोली, मैं तो जिंदा हूँ, तुम्हारी सांसें जब तक बचेगी इसका मैं कुछ को नहीं सकती। अब जाकर सुकांत को समझ आया कि वो न्यूज क्यों नहीं हटा पा रहा है। उसने उस छोटी लड़की के हाथ में गन को देखा जो क्वीन की रानी के नाम से फेमस थी, जिसे खुद क्वीन ने डिजाइन किया था, और उसकी उंगली में वो रिंग जो माफिया क्वीन की थी। मतलब ये छोटी सी लड़की माफिया क्वीन है। उसने कल फोटो देखा था जब उसकी बेटी एक गैंग को इस लड़की को मारने के लिए सुपारी दे रही थी। मतलब उसकी बेटी ने उसे मारने के लिए पैसे दे दिया, जो खुद मौत की देवी है। वो जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। आज सुबह से जो उसके साथ हो रहा था वो क्वीन की वजह से हो रहा था। क्वीन, हमें माफ कर दीजिए, मेरी बेटी अभी नादान है, उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, चाहे तो मैं अपने नाम पर मेरे आधी प्रॉपर्टी कर दूंगा। वहीं अपने डैड को घुटनों के बल बैठा हुआ देखकर टिया हैरान थी, रेणुका जी भी हैरान थी।
वो इतने बड़े फैमिली के हेड थे, उसके कई बड़े फैमिली की दोस्त भी थे, फिर भी वो इस छोटी 16-17 साल की लड़की के सामने घुटनों के बल बैठे हैं। और अभी अभी सुकांत ने इस लड़की को क्वीन कहा। कुछ सोचकर दोनों माँ बेटी हैरानी से नियति को देखने लगी। क्या ये छोटी लड़की वो अफवाह वाली माफिया क्वीन है जो पूरे माफिया वर्ल्ड को अपने पैरों में झुका कर रखती है? तभी नियति भयानक तरीके से हंसने लगी और बोली, तुम्हें लगता तुम्हारे उस डूबती हुई 2 कौड़ी की कंपनी में मुझे इंटरेस्ट है? मैं तो उसे तुम्हें मार कर भी ले सकती हूँ, पर क्या तुमने उन लोगों को छोड़ा था जिससे तुम्हारी बेटी उलझी थी? क्या तुमने उन 2 लड़कियों को छेड़ा जो तुम्हारी बेटी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे? नहीं ना, तो अपनी बेटी की मौत को भी एंजॉय करो, फिर तुम दोनों भी अपनी बेटी के साथ ऊपर जाओ। इतना कहकर नियति ने अपने असिस्टेंट रचित को इशारा किया तो उसने एक पैकेट बढ़ा दिया। सुमन ने उस पैकेट को ले लिया और टिया की तरफ बढ़ गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं राय फैमिली की इकलौती प्रिंसेस हूँ, वो गुस्से और डर से चिल्लाने लगी। कुछ गार्ड ने सुकांत और रेणुका को पकड़ लिया, वो बस चिल्लाकर अपनी बेटी को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर सकते थे। तभी एक गार्ड ने टिया को पीछे जाने से रोक दिया। सुमन ने उस पैकेट से ड्रग्स निकाला और टिया की मुंह में जबरदस्ती भर दिया। खुशी उसके सामने आकर बोली, तुम्हें बहुत शौक है ना मिडिल क्लास लड़कियों को जबरदस्ती ड्रग्स देकर उनकी घटिया फोटो खींचकर वायरल करने का। अब तुम्हें भी उसी तरह मौत मिलेगी। सुमन ने पूरा पैकेट टिया के मुंह में भर दिया। टिया गार्ड से छूटने के लिए छटपटा रही थी। ऊपर से ड्रग्स की वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसें फट जाएगा। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। रेणुका जी अपनी इकलौती बेटी को खोने की डर से चिल्लाई। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी आज तक जिसने मेरा फेस देखा गई वो कभी जिंदा नहीं बचा है। तुम दोनों भी अपनी बेटी के साथ जाओगे। इतना कहकर नियति ने टिया को देखा जो छटपटा रही थी, फिर उस पर गोली चला दिया। एक पल में ही टिया बेजान होकर नीचे गिर गई। टिया की बेजान शरीर जमीन पर पड़ी हुई थी, उसकी सीने से खून बह रहा था, उसकी मुंह से ड्रग्स अभी भी भरा हुआ था। अपनी इकलौती बेटी को मरते हुए देखकर सुकांत जी और रेणुका सहन नहीं कर पाए और चिल्लाए, टिया। वो दोनों टिया के पास जाने के लिए छटपटाने लगे, पर गार्ड्स के हाथ से वो छूट नहीं पा रहे थे। रेणुका जी गुस्से से चिल्लाए, तुम घटिया लड़की, तुमने मेरी इकलौती बेटी को मार दिया। तुम एक मर्डर हो। तुम्हें पता नहीं कि मैं किस फैमिली से हूँ। अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनकी इकलौती नातिन को मार दिया है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रेणुका की बात सुनकर नियति ने बस ठंडी स्माइल दिया और बोली, मैं मर्डर हूँ? क्या तुम लोगों ने मासूम लोगों को नहीं मारा? आज तुम्हारी बेटी को मरते देख वो सब खुश होते होंगे, है ना? वैसे हजारों लोगों को मारा है, पर वो सब तुम जैसे बेवकूफ ही थे। और एक बात, तुम्हारी बेटी तुम दोनों की गलती की वजह से आज मर गई। ये तुम लोग ही थे जो अपनी बेटी को इतने घटिया संस्कार दिया है, इसलिए वो दूसरों को हमेशा कम ही समझती है और इसी वजह से देखो मरी पड़ी है। डोंट वरी, आज तक मैंने जितने लोगों को मारा है उसने तुम्हारा नाम शामिल हो जाएगा। फिर लोग तुम लोगों को हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि वो मेरे नाम को याद रखते हैं। उसकी ठंडी हंसी की आवाज उस हॉल में गूंज रही थी। सुकांत जी समझ चुके थे कि अब वो दोनों भी नहीं बचने वाले हैं। उसकी ठंडी हंसी सबको डराने के लिए काफी थी। 17 साल की लड़की से वो डर रहे हैं। आज तक किसी ने क्वीन का चेहरा नहीं देखा, उसके कुछ करीबी लोगों को छोड़कर। आज वो जरूर उन दोनों को भी मार देगी। वो भी अपनी इकलौती बेटी को मौत का बदला लेना चाहते थे, पर ये अभी कभी नहीं हो सकता। तभी उन्हें कुछ याद आया, फिर वो नियति की तरफ देखकर बोला, क्वीन, भले ही आप माफिया की क्वीन हो, पर मेरा भी बहुत सारे माफिया और बिजनेस फैमिलीज के साथ कांटेक्ट है। अच्छा, तो तुम सोचते हो मैं उन चिटियों के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा? इतना कहकर उसने स्माइल किया और बोली, क्या तुम हेल्प के लिए ट्राई करना चाहते हो? तो अभी कॉल करो, मुझे भी देखना है कौन तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करता है। इतना सुनते ही सुकांत राय ने जल्दी से घुटनों के बल चलकर टेबल के पास आया और अपना फोन उठाया। भले ही उसे आज अपनी सारी प्रॉपर्टी देनी पड़े, पर अगर वो बच जाए तो उसे अपनी प्यारी इकलौती बेटी की मौत का बदला लेने का कभी तो एक मौका मिलेगा। उसने किसी को कॉल लगाया तो उधर से एक भरी आवाज आई, हेलो। ये आवाज सुनकर सुकांत जल्दी से बोला, मिस्टर पाठक, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तभी उधर से एक आवाज आई, कैसी मदद चाहिए? तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। पाठक फैमिली भी एक बहुत बड़ी फैमिली थी।
वो लोग भी अंडरवर्ल्ड में थे, इसलिए सुकांत ने उन्हें कॉल किया था। उनकी बात सुनकर सुकांत खुश हो गया और बोला, क्वीन मुझे और मेरे पूरे फैमिली को मार देगी। क्वीन ने मेरी बेटी को मार दिया है। उसने इतना ही कहा था कि उधर से गुस्से से चिल्लाने की आवाज आई। क्या कहा तुमने? क्वीन वहां है? फिर तुमने मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे किया? जरूर तुम लोगों ने ही क्वीन को उकसाया होगा, वरना क्वीन कोई ऐसी इंसान नहीं है बिना दोष के लोगों को मार दे। तुम क्या मुझे फंसाना चाहते हो? इतना कहकर दूसरी तरफ से आदमी ने फोन काट दिया। नियति ने सुकांत जी को देखा और ठंडे भाव से कहा, बस अब दूसरा कॉल करने की जरूरत नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तुम जैसे गधे के साथ। इतना कहकर नियति ने सीधा सुकांत की माथे की बीचों बीच गोली मार दिया। सुकांत आखिर वक्त तक भी कुछ समझ नहीं पाया। वही पहले आपने प्यारी बेटी फिर आपने पति, दोनों को मरते हुए देखकर रेणुका जी चिल्लाई, नहीं नहीं, तुमने मेरे पति मेरी बेटी को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो नियति की तरफ गुस्से से भागी। उसने अपनी बेटी की हर गलती को बढ़ावा दिया था, क्योंकि उसकी बेटी उसके लिए सबसे प्यारी थी। बेटी होने के बाद वो कभी दूसरी बार मां नहीं बन पाई, इसलिए वो अपनी बेटी को हर वो चीज देती थी जो उसे चाहिए। उसकी हर जिद पूरी करती थी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। उसने कई बार अपनी बेटी की किए क्राइम को भी छुपाया था, चाहे वो क्राइम कोई मर्डर ही क्यों ना हो। और आज एक पल में उसकी बच्ची, पति सब मर गए, पर वो नियति तक पहुंच पाती। नियति ने उस पर गोली चला दिया, उसकी बॉडी वहीं अपने पति के आगे गिर पड़ी। नियति ने घिन से उन तीनों को देखा, फिर अपना मास्क पहनकर वहां से चली गई। उसके पीछे पीछे सुमन और खुशी भी चले गए। वहीं बाहर कुछ लोग तमाशा देख रहे थे। ये एक हाई रिच सोसाइटी था। यहाँ लगभग सभी बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज के लोग रहते थे। सबने माफिया क्वीन की गार्ड्स को पहचान लिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि माफिया क्वीन ने रॉय फैमिली पर क्यों अटैक किया। एक तो सुबह से राय फैमिली न्यूज में छाया हुआ था, ऊपर से उनकी कंपनी भी डूबने की कगार पर थी। सब समझ गए थे कि जरूर सुकांत जी फैमिली में से किसी ने क्वीन को भड़काया है, जिस वजह से क्वीन ने एक ही पल में उन्हें इस तरह बर्बाद कर दिया है। तभी कुछ गार्ड्स बाहर आए। उनके बीच एक लड़की ब्लैक जीन्स, ब्लैक ओवरकोट में ब्लैक मास्क लगाए बाहर आ रही थी। उसकी हाथ में एक गन और उंगली में वो रिंग जिसे लगभग हर कोई जानता था। सब समझ गए कि वही लड़की माफिया क्वीन है। सभी गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया और नियति और सुमन, खुशी तीनों कार में बैठ गए। बाकी सभी गार्ड भी आकर कार में बैठ गए। उनकी कारों का काफिला वहां से चला गया। है भगवान, माफिया क्वीन, द क्वीन ऑफ डेथ यहाँ खुद आई थी। इन राय फैमिली ने ऐसा क्या कर दिया कि क्वीन यहाँ खुद आ गई? इन लोगों ने क्वीन को कैसे नाराज कर दिया कि क्वीन ने पूरी तरह से इन्हें बर्बाद कर दिया? क्या ये किसी तरह टिया राय से जुड़ा हुआ मैटर है? तभी सबकी फोन एक कुछ नोटिफिकेशन आने लगा। सबने एक साथ फोन खोला तो उसमें टिया की और भी कई गुना का कांड था, जिसमें टिया ने 2 लड़कियों को जबरदस्ती ड्रग्स देकर उनकी बिना कपड़ों की फोटो खींचकर फोरम में अपलोड कर दिया था, जिस वजह से उन दोनों लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। फिर सुकांत ने धमकाकर उनकी फैमिली को सिटी से बाहर कर दिया और एक और लड़के को टिया ने बुली करते हुए पानी में धक्का दे दिया था, जिस वजह से वो मर गया था। तब भी सुकांत ने इस केस को रफा दफा कर दिया था। ये सब देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर लास्ट में एक वीडियो था जिसमें टिया एक गुंडे डे से दिखने वाले आदमी को धमका रही थी, मैंने तुम्हें पैसे दिया है तो तुम्हें मेरा काम करना होगा। उस लड़की को उठाकर उसकी रेप करो और उसे मार डालो। उसके नीचे एक लाइन था, जो भी क्वीन के किसी भी लोगों को टारगेट करेगा उसकी मौत और भी भयानक होगी। क्या हो रहा है? क्या टिया ने क्वीन की किसी अपने लोगों को हार्म किया है, जिस वजह से क्वीन इतने गुस्से में है? ही भगवान, ये घटिया लड़की क्या है जो ये बार बार सबको बुली करती है? इसकी वजह से कितनी जाने गई हैं। तभी वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस को तो किसी ने कब से कॉल कर दिया था, पर जब उन्हें पता चला कि वहां क्वीन के लोग हैं तो उनकी हिम्मत नहीं हुई यहां आने की, और जैसे ही क्वीन के लोग चले गए तो पुलिस आ गई। जब गवर्नमेंट क्वीन के खिलाफ कोई स्टेप नहीं ले रही है तो भला इन पुलिस वालों को कहां से हिम्मत आएगा। कुछ ही देर में विला से 3 डेड बॉडी बाहर लाई गई। सब देखकर चौंक गए, क्योंकि ये टिया और उसकी मोम डैड की लाश थी। सबने गहरी सांस लिया। अब इन लोगों ने क्वीन के लोगों को टारगेट की क्यों किया कि वो लोग मारे गए? कुछ ही देर में सब बाहर थे। कुछ पुलिस बारे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तभी सभी पुलिस वालों को एक साथ हाई ऑफिशियल से टेक्स्ट आया।
सभी ऑफिसर्स को विला की गेट से लोगों के साथ बाहर जाने को बोल दिया गया। ये देखकर सभी ऑफिसर हैरान हो गए, फिर भी उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और सबको लेकर बाहर चले गए। बाहर के लोगों को भी थोड़ी दूर में जाने के लिए बोल दिया। जैसे ही सभी पुलिस वाले और सोसाइटी के लोग वहां से दूर चले गए, एक धमाके के साथ विला ब्लास्ट हो गया। ये देखकर सब डर से कांप गए। अच्छा हुआ कि वो सब वहां से दूर आ गए। सच कहते हैं सब क्वीन आपने पीछे कभी भी कोई क्लू नहीं छोड़ती है। वही नियति, सुमन और खुशी आपने विला में थे, हॉल में बैठे हुए थे। तभी खुशी बोली, राय फैमिली की बर्बाद होने की वजह से वो जो प्रोजेक्ट शेखावत फैमिली के साथ कर रहे थे वो रुक गई है, और इससे कम से कम शेखावत फैमिली 80 करोड़ का लॉस होगा। ये सुनकर नियति की होंठों पर एक सरकास्टिक मुस्कान आ गई। ये लॉस ज्यादा नहीं है ना? शेखावत फैमिली से किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा। इस लॉस को वो लोग मैनेज कर लेंगे, राइट? क्योंकि उन्हें तो आगे और भी बड़े बड़े धमाके देखने हैं, उन्हें स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर वो वीक हो गए तो खेल खेलने में मजा नहीं आएगा। ये कहकर नियति की आंखों में नफरत उतर आया। उसे हर दिन नियति मतलब असली बॉडी की ओनर की यादें सताती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ उसके साथ ही हो रहा है। वही पूरे राय फैमिली को माफिया क्वीन ने मार दिया है। ये न्यूज़ जंगल में लगी आग की तरह कुछ ही पल में फैल गई। जो भी राय फैमिली से जुड़ा हुआ था, उन सबको भी डर लग रहा था। सबके दिल में क्वीन का खौफ ही ऐसा था कि कहीं वो राय फैमिली से जुड़े हैं, इसलिए क्वीन उन्हें भी टारगेट ना करने लग जाए। वो सब क्वीन की रूथलेस तरीके को जानते थे। वहीं एक बड़े से विला में जिसके बाहर शेखावत विला लिखा हुआ था, अंदर विला के मैन हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। राय फैमिली बर्बाद हो गया। माफिया क्वीन ने उनकी फैमिली को बुरी मौत दी है। इस बार राय फैमिली की मौत और बनकरुक्त होने की वजह से हम बहुत बड़ा लॉस हुआ है। टू बी कंटिन्यूड।